नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 90वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी अफ्रीका का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका के प्रादेशिक अध्ययन में हमने दक्षिणी अफ्रीका का जो धरातल है और उसका जो सामान्य परिचय है वो पढ़ लिया था। अब आगे हम देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका की जलवायु। तो दक्षिणी अफ्रीका की जो जलवायु है या किसी भी स्थान की अगर हम जलवायु की बात करें तो उसके ऊपर अक्षांशीय स्थिति है, इसके अलावा जो स्थायी पवन पेटियां हैं, धरातलीय उच्चावच वनस्पति, इन सारी चीज़ों का कुछ न कुछ प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अफ्रीका की जो जलवायु है वो विशेषतः यहाँ की अक्षांशीय स्थिति, स्थायी पवन पेटियां, अक्षांशीय स्थिति, इसके अलावा स्थायी पवन पेटियां, इसके अलावा जो स्थानांतरण जो होता है पवन पेटियों का या ऋतुओं के अनुसार स्थानांतरण, इसके अलावा ऊंचाई, दिशा, ऋतुओं के अनुसार स्थानांतरण, इसके अलावा ऊंचाई और दिशा, इन सभी का परिणाम हम कह सकते हैं। तो अफ्रीका की जो जलवायु है, दक्षिणी अफ्रीका की जो जलवायु है, उसके ऊपर इन सारी चीज़ों का विस्तृत प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अनेक भौगोलिक कारकों का भी परिणाम है, जैसे कि इसके अलावा अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो मकर रेखा है वो दक्षिणी अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है वहाँ से होकर के गुजरती है। मकर रेखा दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी भाग को छूकर या उत्तरी भाग से नजदीक से गुजरती है। जैसे कि हमने अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार देखा। अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है, अर्थात मकर रेखा है वो एकदम पास से गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित है दक्षिणी अफ्रीका। तो यहाँ की जो जलवायु है वो इसके हिसाब से जो इसका जो भाग है वह उत्तरी भाग जो किस में स्थित होगा, उपोष्ण कटिबंध में स्थित होगा। कौन से में आ जाता है, उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो यहाँ जलवायु को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार की जलवायु है, तापमान कितना रहता है, वर्षा कितनी होती है, उसके बारे में हम सामान्यतः देखेंगे। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है या जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है उसके दक्षिण में ये स्थित है। तो विशेषतः जो केप का दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो तो भूमध्य सागरीय जलवायु वहाँ पर अनुभव की जाती है। केप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु है, यहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु का अनुभव किया जाता है। इसके बाद में इसके हम तटीय भागों की बात करें तो जो तटीय भाग हैं उनके ऊपर जो समुद्री धाराओं का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। आंतरिक भाग जो है दक्षिणी अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका के
आंतरिक भाग में विशेषतः जलवायु जो है वो शुष्क एवं मरुस्थलीय देखने को मिलती है। आंतरिक भाग में शुष्क एवं मरुस्थलीय पाई जाती है। बीच का जो भाग है जैसे कि धरातलीय स्वरूप के हिसाब से देखें तो ये आंतरिक भाग कैसा है, पूरा का पूरा ये कैसा भाग है, पठारी भाग है। और इस पठारी भाग में शुष्क एवं मरुस्थलीय जलवायु है वो देखने को मिलती है। सामान्यतः दक्षिणी अफ्रीका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो विषुवत रेखीय जलवायु है या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है उसको छोड़कर सभी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो ये कह सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका में विषुवत रेखीय जलवायु को छोड़कर सभी प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ पर दक्षिणी अफ्रीका में विषुवत रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, मकर रेखा के दक्षिण में। मकर रेखा के दक्षिण में स्थित होने के कारण यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है या इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वो पाई जाती है। लेकिन विषुवत रेखीय जलवायु जो कि उच्च तापमान वाली, उच्च वर्षा वाली जलवायु है, जिसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के नाम से जाना जाता है, वह जलवायु यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु को छोड़ करके हम ये कह सकते हैं सभी प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ की जलवायु के ऊपर यहाँ के धरातल का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जलवायु पर धरातल का प्रभाव देखने को मिलता है। अब धरातल का प्रभाव जलवायु के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है? धरातल का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है क्योंकि धरातल का जो उच्चावच है उसके हिसाब से जलवायु में तापमान संबंधी विशेषताएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। अगर कहीं पर उच्चावच अधिक है, ऊंचाई अधिक है, तो वहाँ की जलवायु और जो कम ऊंचाई वाले प्रदेश, तो ऊंचाई के आधार पर जलवायु में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें पूर्वी भाग की, अफ्रीका का जो पूर्वी तटीय भाग है तो पूर्वी तटीय भाग जो है अफ्रीका का, उसके ऊपर ऊंचाई अधिक है। तो पूर्वी तटीय भाग में ऊंचाई अधिक होने के कारण वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। अब तटीय भाग में जब ऊंचाई है यानी अवरोध उत्पन्न होता है हवाओं की दिशा में, अवरोध उत्पन्न होने के कारण मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी और वर्षा करेंगी। तो पूर्वी तटीय भाग में ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर वह वर्षा है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो अफ्रीका की तटीय जलवायु है उसके ऊपर समुद्री प्रभावों जो धाराएं हैं उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। विशेषतः दक्षिणी अफ्रीका के जो पूर्वी और पश्चिमी तट है उनके ऊपर जलवायु जो है उसके ऊपर दक्षिणी अफ्रीका की पूर्वी एवं पश्चिमी तटों की जलवायु पर धाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। धाराओं का प्रभाव, अब जैसे कि
ये पूर्वी और ये पश्चिमी तट है। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर है। अब इन क्षेत्रों में ये जो तटीय भाग हो गए, यहाँ पर धाराएं बहती हैं, उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। यहाँ पर बहती है बेंगुएला की धारा, यहाँ पर है अगुलहास धारा। तो ये जो धाराएं हैं, इनका प्रभाव भी, इनकी जो ये जो ठंडी एवं गर्म धाराएं हैं, उनका प्रभाव भी इसके ऊपर देखने को मिलता है। आगुलहास की धारा इसके दक्षिणी तट यहाँ पर आती है। यहाँ पर हम पहले देखें तो कौन सी धारा है? मोजाम्बिक की धारा। अब ये जो धारा, ये कैसी है? एक गर्म धारा है। और जो बेंगुएले की धारा है, ये कैसी है? एक ठंडी धारा। तो इनका प्रभाव देखने को मिलेगा हमें दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी एवं पश्चिमी तट के ऊपर। पूर्वी तट के निकट क्या है? मोजाम्बिक की गर्म जलधारा बहती है, और वहीं पर पश्चिमी तट पर क्या है? बेंगुएला की ठंडी जलधारा बह रही है। अब इसके कारण क्या होगा कि जो पूर्वी तट है, उसके ऊपर मोजाम्बिक की गर्म जलधारा के कारण क्या होगा? तापमान में वृद्धि। जैसे कि तट के ऊपर गर्म जलधारा बहेगी तो वो क्या करेगी? तापमान को बढ़ाने का कार्य करेगी। तो जो पूर्वी तट है, उसके ऊपर मोजाम्बिक धारा बहती है हिंद महासागर में, तो वो क्या करती है? पूर्वी तट के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। इसके विपरीत पश्चिमी तट की बात करें, अटलांटिक महासागर में यहाँ बेंगुएला की धारा बहती है, जो कि एक ठंडी धारा है, जो कि तापमान में गिरावट उत्पन्न करती है। इससे तापमान कम हो जाता है पश्चिमी तट का। तो ये भी अंतर देखने को मिलता है कि अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, वहाँ पर बेंगुएला की धारा के कारण तापमान कम, और पूर्वी तट पर मोजाम्बिक की धारा के कारण तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका की जलवायु में तापक्रम संबंधी जो भिन्नताएं हैं, वो धरातल के स्वभाव और ऊंचाई के कारण भी पैदा होती हैं। जैसे कि हमने देखा, पूर्वी तट के जो भाग हैं वो ऊंचाई के कारण ज़्यादा वर्षा प्राप्त कर रहे हैं, इसके विपरीत पश्चिमी तट के भाग हैं वो कम वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। धाराओं का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है, जो कि हमने देखा पूर्वी तट के ऊपर गर्म जलधारा और पश्चिमी तट के ऊपर ठंडी जलधारा है वो देखने को मिलती है। तापमान की बात करें तो देश का उत्तरी भाग, जो कि विशेषतः मकर रेखा के दक्षिण में है, वहाँ पर औसत तापमान की बात करें तो लगभग 16 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर तापमान, औसत तापमान देखने को मिलता है। तापमान उत्तरी भाग में 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक औसत तापमान देखने को मिलता है। उत्तरी भाग जो कि मकर रेखा के दक्षिण में है, तो मकर रेखा से दक्षिण में लगभग ये कह सकते हैं 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास, 33 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 24 से लेकर के 34 तक इसका विस्तार है। तो 33 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास अगर हम तापमान की बात करें तो उस तापमान है वो लगभग 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, या हम ये कह सकते हैं 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास में यहाँ का लगभग औसत तापमान है वो देखने को मिलता है। अब पहाड़ी क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ऊंचाई का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं या ऊंचाई जहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर ऊंचाई के कारण थोड़ा तापमान है वो क्या हो जाता है, कम देखने को मिलता है ऊंचे क्षेत्रों में। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी देखा, तापमान के ऊपर जो जलधाराएं हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्वी तट के ऊपर गर्म जलधारा बहती है और पश्चिमी तट के ऊपर जो ठंडी जलधारा बहती है, उसके कारण भी तापमान में अंतर है। ठंडी जलधारा तापमान को गिरा देगी और गर्म जलधारा जो मोजाम्बिक वाली है वो तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। तो पूर्वी और पश्चिमी तट में तापमान का अंतर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखें वर्षा, तो वर्षा भी जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है, पूर्वी भाग में।
वर्षा हमने पहले भी देखा कि पूर्वी भाग में तटीय ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण वर्षा की प्राप्ति है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। वर्षा पूर्वी भाग में वर्षा अधिक, पूर्वी भाग में है वो अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा है वो ज़्यादा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में जलवायु किस प्रकार की है, शुष्क है। एक तो ठंडी धारा का प्रभाव है, पश्चिमी भाग में जलवायु कैसी है, शुष्क। यहाँ पर वर्षा का जो औसत है, वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। जैसा कि हम जानते हैं महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, और ठंडी जलधारा वाले प्रभाव हैं वो शुष्क जलवायु वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। अब ठंडी जलधारा चलेगी, तापमान कम रहेगा, तापमान कम रहेगा तो वाष्पीकरण नहीं होगा, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा भी नहीं होगी। तो ये सीधा सा कारण भी यहाँ पर मान सकते हैं। केप जो है उसके दक्षिण पश्चिम में चक्रवातों से वर्षा होती है। उच्च भागों में जैसे कि समुद्री अनुमुख ढाल हैं, समुद्र के साथ वाले जो ढाल हैं वहाँ पर समुद्री ढाल यानी समुद्र के आसपास वाले जो ढाल है वहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक भी वर्षा देखने को मिलती है। केप के दक्षिण पश्चिम में कौन सी वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा है वो केप के दक्षिण पश्चिमी भाग में होती है। तो ये यहाँ की वर्षा की प्रारूप में थोड़ी विविधता देखने को मिलती है प्रत्येक क्षेत्र के हिसाब से। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी केप में अधिकांश वर्षा तो दक्षिणी पश्चिमी केप भाग जो है, दक्षिणी पश्चिमी केप, यहाँ पर वर्षा किस प्रकार से होती है, यहाँ वर्षा होती है शीत ऋतु में। जैसे कि हमने पहले भी देखा था केप में क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है, और जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है वहाँ पर वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी केप में शीत ऋतु की वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर मध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है। अब शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा कौन सी पवनों से होगी, पछुआ पवनों से। शीत ऋतु में पछुआ पवनों द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा यहाँ पर होती है। तो ये वर्षा का प्रारूप हो गया, यानी पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी भाग है वो शुष्क रहता है। उसके पीछे एक तो तापमान कम रहता है, ये कारण भी है क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा बहेगी तो तापमान है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होगी, गर्म जलधारा बहती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और जो समुद्री भाग से ज़्यादा ऊंचाई पर होंगे तो वहाँ हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, और जो कि ऊपर की ओर उठेंगी तो नॉर्मल रेट से या शुष्क तापहास दर जो है उसके द्वारा वहाँ पर तापमान में क्या होगी, कमी होगी, जिससे संघनन होगा और वर्षा होगी। तो ये भी कारण इसका है। पश्चिमी भाग में जलवायु शुष्क है, वर्षा का औसत 20 सेंटीमीटर से भी कम रहता है, ये कह सकते हैं मरुस्थलीय जलवायु या शुष्क जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। समुद्री ढाल वाले भाग जो हैं जहाँ पर ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके अलावा विशेषता क्या है जलवायु की, जो केप प्रांत का दक्षिणी केप जो क्षेत्र है उसका दक्षिणी पश्चिमी भाग है, वहाँ चक्रवातीय वर्षा होती है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी केप में शीत ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि ये कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है, भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत ये आता है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है उसके अंदर वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये इस क्षेत्र की विशेषता है। वर्षा कुछ क्षेत्रों की ऊंचाई के आधार पर जहाँ वर्षा है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि पूर्वी भाग में। तो ये हो गया यहाँ पर जलवायु। तो दक्षिणी अफ्रीका की जो जलवायु है उसके में देखा कि यहाँ पर विषुवत रेखीय जलवायु को छोड़ करके सभी प्रकार की जलवायु का प्रभाव देखने को मिलता है, चाहे भूमध्य सागरीय, उपोष्ण शुष्क जलवायु हो, शीतोष्ण जलवायु, सभी प्रकार की जलवायु है यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, विषुवत रेखीय जलवायु है वो देखने को नहीं मिलती। अब इसी जलवायु के साथ
यहाँ पर विविधता उत्पन्न होती है। यहाँ की जो वेजिटेशन है या प्राकृतिक वनस्पति जो है उसमें भी विविधता पाई जाएगी। तो आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन। तो किसी भी देश की जो प्राकृतिक वनस्पति है वहाँ की किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ की जलवायु एवं धरातल में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, या कह सकते हैं एक दूसरे को ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं। किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है, कहीं ना कहीं जलवायु और ये प्राकृतिक वनस्पति हैं वो एक दूसरे के ऊपर आधारित है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और धरातल है उसमें विशेष संबंध देखने को मिलता है, घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। जलवायु के साथ साथ इसके अलावा धरातल और इसमें मिट्टी का भी वनस्पति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। मिट्टी है उसका उपजाऊपन, उसके तत्व जो हैं वो वनस्पति को प्रभावित करते हैं। यानी जैसे जलवायु है, इसमें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा धरातल की उच्चावत जो है वो, और मिट्टी, ये सारी चीज़ें वनस्पति को प्रभावित करती हैं। किस प्रकार की वनस्पति होगी, जलवायु, प्राकृतिक जो जलवायु है, इसके अलावा धरातल और मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो प्राकृतिक वनस्पति भी इन सब के प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ की जो दक्षिणी अफ्रीका की जो वनस्पति है उसके ऊपर जलवायु दशाओं के साथ साथ में धरातल और मृदा और वहाँ की जो मिट्टी की जो विशेषताएं हैं उन सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।